तो सच की करते हैं शुरुआत। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से भीषण युद्ध चल रहा था। अब हुआ सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं, मीडिएटर के तौर पर नहीं, क्योंकि वो तो खुद जंग लड़ रहे थे, जंग का हिस्सा थे। यानी कि दोनों देश जंग लड़ रहे होते हैं, बीच में अमेरिका, बीच में आते हैं ट्रंप और कह देते हैं कि सीज फायर। जो खुद इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं, खुद जंगी तौर पर हमले कर रहे थे। ईरान के कई अहम ठिकानों तो तबाही कर दिए थे बीजू बॉम्बर्स ने। ठीक 15 घंटे पहले की बात है, आज की अहले सुबह खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और युद्ध को रोकने का ऐलान किया। वही जो कि हमला कर रहे थे। क्या किया, कहानी की शुरुआत, इस सच की शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए। सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम लागू होगा, जब तक दोनों देश अपने अंतिम सैन्य अभियानों को पूरा कर लेंगे। पहले 12 घंटे ईरान युद्ध विराम का पालन करेगा, फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद ये युद्ध समाप्त माना जाएगा। ये एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। अब तो ये ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो बहुत लंबे वक्त तक चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तो खुद इस युद्ध का पार्ट थे। अब जब ट्रंप का यह ऐलान आया, काफी देर तक तो कईयों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। काफी देर तक तो इजराइल की ओर से भी प्रतिक्रिया नहीं आई कि ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। इजराइल ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद इजराइल की ओर से नेतन्याहू का बयान जारी किया गया। उसमें सीज फायर पर उनकी सहमति आ गई कि हां, ऐसा है। इजराइल की ओर से कहा गया कि द्विपक्षीय युद्ध विराम के लिए ट्रंप के प्रस्ताव से हम सहमत हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन का बलपूर्वक जवाब देने की हमने कसम खाई है। यह भी साथ कह दिया कि अगर वहां से कुछ होता है तो भैया हम हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। यानी बीच में कुछ हुआ होगा, एकदम पीक पे था, एकदम अब दोबारा मान लिया। वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से भी इस पर बयान जारी किया गया। बयान में लगभग ऐसा कुछ कहा गया, ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए अब और हमला करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इनडायरेक्टली सीज फायर के लिए वो भी रेडी। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बाद भी दोनों देश रुके नहीं, एक दूसरे पर हमला जारी रखा। वक्त हालांकि ट्रंप ने ट्वीट में लिख ही दिया था 12 घंटे। दोनों ओर से चेतावनी भी दी गई कि अगर हमला हुआ तो जवाब भीषण तरीके से दिया जाएगा, जिससे सीज फायर के दावों पर सवाल उठे। तो फिर कैसा सीज फायर? शांति स्थायी रहेगी या केवल ये 12 डे वॉर का एक पॉज पॉइंट है, विराम है? दोनों ओर से सीज फायर के उल्लंघन के बाद भी जो है ऐसे हमले की बातें सामने आती रही। ट्रंप फिर उसके बाद खुद मीडिया के सामने आए। अभी तक तो खेल चल रहा था सोशल मीडिया का, अब वो खुद मीडिया के सामने आए, तल्ख तेवर लेकर के सीज फायर के उल्लंघन पर अपनी नाराजगी जता दी कि जब मैंने ट्वीट कर ही दिया है तो फिर सीज फायर का उल्लंघन किस तरीके से। खासकर कह दिया इजराइल से कि मैं खफा हूं। सुनिए। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? कल तक इजराइल का साथी कि ईरान को तबाह कर देंगे, आज इजराइल से खफा हो गए। अब सवाल है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का ऐलान क्यों करना पड़ा, या फिर खुद भी मानना पड़ा ना, क्योंकि आप तो पार्टी थे। जबकि ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका खुद इस युद्ध का अहम प्लेयर था, हिस्सा था, जो कल तक ईरान को सबक सिखाने का दम भरता था। अब इसका जवाब यह है कि खुद पर बात आ गई। आप तो थे ना जंग का हिस्सा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के 10वें दिन 22 जून को, याद कीजिए क्या हुआ, अमेरिका खुद इस जंग में कूदा। उसने कहा था नहीं आऊंगा, लेकिन 2 दिन में फैसला बदल दिया, जंग में कूदा। यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। बैकडोर मैसेज भेजा, मीडिया में आया कि हमला तो सीमित है, बातचीत हो सकती है, मान जाओ, अपना ये कार्यक्रम बंद कर दो। यूएस ने ईरान से यूरेनियम की प्रोसेसिंग बंद करने की शर्त रखी, लेकिन ईरान पीछे हटने की बजाय सीधे अमेरिका से लोहा ले लेने लगा। 23 जून की रात करीब 10 बजे ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया। माना नहीं, अमेरिकी बेस कतर पर अटैक कर दिया। ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकाने अल उदेद पर 6 मिसाइल दागी, एक के बाद एक 6 मिसाइल।
ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका और कतर ने दावा किया कि लगभग सभी मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट कर ली, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन यहीं से पूरा खेल बदल गया। ईरान का यह हमला अमेरिका को चेता गया, अमेरिका को बता गया कि कतर में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस, सैन्य बेस सुरक्षित नहीं है, वो भी जद में आ सकता है ईरान के। समझ में आ गया उसी वक्त जब मिसाइलें जानी शुरू हुई। दरअसल ईरान ने कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस को टारगेट करके हमला किया था। ईरान से है 760 किलोमीटर दूर, किसी और के एयर स्पेस को यूज भी नहीं करना पड़ा। इस एयरबेस पर हमला मानो अमेरिका की ताकत को सीधे चुनौती देना था, सीधा उसके वॉरहेड को सीधा टारगेट करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का यह सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, सबसे बड़ा। कतर की राजधानी दोहा के पास अल उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। 1, 2, 10, 20, 50 हजार नहीं, 8,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है वहां पर। 8,000 सैनिकों की फौज तैनात है कतर के उस बेस पर जहां पर हमला किया। यह बेस इराक में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए मुख्यालय है, लॉजिस्टिक है। खाड़ी क्षेत्र में जो कुछ भी होता है, एयर लैंडिंग स्ट्रिप, सब कुछ होता है वो यहीं से होता है। ब्रिटिश सेना भी समय समय पर इस बेस का इस्तेमाल करती है। अल उदैद को अबू नकला एयरपोर्ट भी कहते हैं। साल 2000 में अमेरिका को इस बेस के इस्तेमाल की अनुमति मिली थी, तब से लेकर अब तक ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। साल 2001 में अमेरिका ने इसका संचालन पूरे तरीके से अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका का दावा है कि यह एयरबेस अफगानिस्तान सीरिया युद्ध में उनके लिए अहम भूमिका इसने निभाई थी। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक, आपको याद होगा जिस तरीके से अमेरिकी वहां पर हमले होते थे, जो कि अफगानिस्तान इराक से शुरू हुए थे, ये कतर से ही जाते थे। अमेरिका यहां बैठा था, इतना इंपॉर्टेंट है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के लिए कतर का यह सैन्य ठिकाना कितना इंपॉर्टेंट था, उस पर हमला हो जाता है। अब यही वजह माना जा रहा है कि ईरान ने जैसे ही अमेरिका के सैन्य अड्डे को अटैक किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के रास्ते पर आ गए। वो कहते हैं ना कि दूसरों की लड़ाई में चौधरी बना आसान है, लेकिन जब बात अपने पे आती है ना, तो अच्छे अच्छे ताकतवर भी बैकफुट पर आ जाते हैं। ट्रंप को भी वही रास्ता अपनाना पड़ा। फौरन उसी रास्ते पर आ गए और सीज फायर की मांग करने लगे। अब CNN और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो उस वक्त कोट करती हैं, वो बताती हैं कि किस तरीके से हुआ। कतर में ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की कि फोन मिलाइए। नेतन्याहू से बात करने के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन मिलाया, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, बात की कतर के अमीर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कतर के अमीर से कहा कि ईरान को इस बात के लिए राजी कर लो कि तेहरान तुरंत युद्ध विराम कर ले। ट्रंप ने अमीर से कहा इजराइल समझौते को तैयार है, मैं मना लूंगा। इजराइल के तो वो साथ ही थे। ईरान को आपको मनाना है, डील देती। इसके कुछ ही घंटों बाद कतर के शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान, ईरान में फोन किया। कतर के शेख ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान से बात की और सहमति हासिल कर ली। इस बीच खुद ट्रंप की टीम भी ईरानी अधिकारियों से संपर्क पे थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश दूत स्टीव विटकॉफ, ये वही है, याद कीजिए, वो लोग जो कि पहले ट्रंप को कह रहे थे कि हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, जो पहले मना कर रहे थे। वो टीम भी संपर्क में थी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खुद व्हाइट हाउस रिपोर्ट्स में कहता है कि ट्रंप ने खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके युद्ध विराम तय कर दिया। अब शर्त यह रही, ईरान फिर से हमला नहीं करता तो इजराइल भी नहीं करेगा। जानकारों का यह कहना है कि यह एक ऑपरेशनल ब्रेक था। दोनों देशों को अंतिम अपने सैन्य कार्यों को पूरा करने के लिए एक विंडो दिया गया, खिड़की दी गई, एक डील हुई, सो कॉल्ड सीज फायर डील जैसे कह सकते हैं, ताकि सम्मानजनक तरीके से युद्ध विराम लागू हो सके। कैसे, ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस बीच में जब फोन कॉल्स हो रहे थे, जो कुछ भी हुआ, कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने से कुछ घंटे पहले हुआ और उसके कुछ घंटे बाद सीज फायर अनाउंस हो गया। इससे यह पता लगता है कि सारा कुछ जैसे फिक्स था। ईरान का हमला भी कतर पर फिक्स था और अमेरिका का उस पर पलटवार ना करने की बजाय
वरना अमेरिका रिटेलिएट करता ना, B2 फिर से आते। सीज फायर के लिए कहना यह भी एक प्लान का हिस्सा था। इसे ऐसे समझिए, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने से पहले बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें IRGC ने अपने टारगेट बताए थे। इस वीडियो में ईरान ने बताया था कि अमेरिका का कौन कौन सा सैन्य ठिकाना है वो उनके निशाने पर है, उनकी जद में है, वो उसको टारगेट कर सकता है। अल उदैद एयरबेस, अल असद एयरबेस ये इराक का है, एन अल असद ये भी इराक का, हदीद एयरबेस इराक का, 5वें नंबर पर अल धफरा UAE में, नौसेना का एयरबेस था बहरीन में, 7वां उसने वीडियो जारी किया प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में, जहां जहां अमेरिका स्ट्रांग होल्ड करके बैठा है। अमेरिका को इसकी जानकारी थी क्योंकि ये चीज पहले भी जो है ईरानियन फोर्सेस कह चुकी थी कि हमारे को पता है कि अमेरिका कहां कहां बैठा है। ऐसे में अमेरिका को अंदाजा लग गया था कि ईरान उसके ठिकानों पर हमला कर सकता है, तो कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डों से एहतियातन, क्योंकि वीडियो जारी किया गया, एहतियातन जो दर्जनों विमान थे रनवे पे उसको हटा लिया गया। जितने वहां पर ह्यूमंस थे, फौजी थे, सब कुछ था, हटा लिया गया। ईरान का यह हमला फिक्स था। इसका अंदाजा ट्रंप के उस पोस्ट से लगाया जा सकता है जिसमें वो क्या लिखते हैं, ये देखिए। वो कहते हैं कि ईरान ने हमें पहले से सूचना दे दी थी, इसके लिए ईरान का धन्यवाद। ईरान पर भी टू बॉम्बिंग की थी और कह रहे ईरान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। जबकि ईरान ने हमले के बाद बयान जारी कर कहा कि उनका बदला पूरा हो गया। ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अपने हमले से बचाव भी किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हालांकि उसके बाद यह कहा कि यह सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई की तरह था, किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं था, कतर पर हमला करना नहीं था। अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, उसी का पालन करते हैं। यानी हमारी ईगो थी ना कि आपके घर तक आ सकते हैं, आपके घर भी आए, वार भी किया और आपको बता करके किया, ठीक है, ताकि नुकसान ना हो। दोनों इस तरीके से राजी हुए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान इस युद्ध के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ताकतवर फोर्स बन के उभरा है, एक ऐसा शिया मुल्क जो खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका और उसके स्वघोषित चौधरी साहब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे सकता है। हालांकि ईरान अपने बूते अमेरिका विरोधी रुख लेकर 1979 की इस्लामी क्रांति 1979 से मध्य पूर्व में जमा हुआ है। बाकी सब तो कंट्रीज तो ऑब्वियसली अमेरिका की अलाइज हैं, कतर हो, बहरीन हो, बाकी चीज हो, यह अकेला डटा हुआ है। उसकी रणनीतिक स्थिति दरअसल ऐसी है, उसकी अनुमति के बिना फारस की खाड़ी से अरब सागर आया नहीं जा सकता। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अरब और अफ्रीका से आने जाने वाला सारा माल ठप हो जाएगा अगर ईरान ठप हो गया। ईरान खुद को इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली मानता है, उसने दिखाया भी। इस्लामिक क्रांति के बाद वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे पहले के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी हो या आज के नेता आयतुल्लाह अली खमेनी। इसलिए ईरान सदैव से इस रीजन में शक्तिशाली बना हुआ है, वो उसने सिद्ध भी यहां पर कहीं ना कहीं कर दिया। बीती रात कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके ईरान ने अपना यही संदेश दुनिया को देने की कोशिश की। अमेरिका समझ गया, उसने देने दिया। भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं की, आज तक किसी नेशन ने, लेकिन ईरान ने किया। देखिए, किसी भी देश ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ईरान ने ऐसा किया। ईरान इजरायल की किसी भी कार्रवाई को जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। हमारे हमलों को रोकने के लिए इजरायल न सिर्फ आयरन डोम बल्कि कई अलग अलग डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हुए था, फिर भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। अब एक तीर से दो निशाने हुए, ठीक है, वो दो ठीक है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर किया, दो निशाने इसलिए कि इजराइल को भी सीधा संदेश था, अमेरिका तक जो है हमारा हमला हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मध्य पूर्व एशिया में ईरान एक बड़ा प्लेयर है। क्यों? तेल उत्पादन से उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बहुत बड़ी ताकत वो बनता है। इसी दम पर उसने अपनी फायर पावर को बढ़ा लिया। इसके दम पर इजराइल, अमेरिका और पश्चिम के देशों को वो आंखें दिखाता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, ईरान के पास वो है जो जिस नक्शे पर वो बैठा ना, दुनिया के जिस लोकेशन पर है, जिसके कारण वो एक ऐसे व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता है जो खाड़ी देशों के साथ साथ, सिर्फ गल्फ नहीं, खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ट्रेड की एक लाइफलाइन है। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप जो है ना साहब,
वो एक संकरे से जलमार्ग से होकर गुजरता है। नाम है उस रोड का, पानी की रोड, संकरा सा जलमार्ग, होर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में यही कहा था, होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। रविवार को ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया था। अंतिम निर्णय ईरान की हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेती है, लेकिन यह लगभग तय हो गया था कि वो इस स्ट्रेट को बंद कर देगा, पूरी दुनिया के लिए व्यापार का रास्ता। इसने अभी तक औपचारिक आदेश तो नहीं जारी किया, लेकिन ये कह दिया था। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते रहे हैं। जब कभी ईरान का पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ता है, वो बार बार ये धमकी दोहरा देता है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित करने की एक रणनीति है। ये एक स्ट्रेटजी ऑफ डिटरेंस यानी प्रतिरोध की रणनीति है, जिसके तहत पूरे विश्व पर, खासतौर से अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर ऐसा हुआ, जो कि कह दिया था ईरान ने, तो कई देशों के पावर प्लांट से लेकर के पेट्रोल पंप तक थम जाएंगे, सूख जाएंगे। इसके असर से भारत भी अछूता नहीं रहता, ना रहेगा। हम आपको बताएंगे और अब बताते हैं कि ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो भारत और दुनिया पर इसका असर क्या होगा। लेकिन उससे पहले यह समझना है कि होर्मुज स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। एक ये देखिए, नक्शे में देख लीजिए, ये यहां से जहां शिप जा रहे हैं, एक संकरा सा ये जलमार्ग है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान में पड़ता है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से इसे जोड़ देता है। पूरा रूट हो गया। दक्षिण में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई है। ये सारे क्या है, इनके पास क्या है, तेल। दुनिया भर में तेल की सप्लाई कहां से होती है, यहीं से। आसपास भी तेल, ईरान में सबसे बड़ा तेल। ये कुल मिला के 167 किलोमीटर लंबा है। 50 किलोमीटर इसके दोनों मुहाने चौड़े हैं। जो सबसे संकरा भाग आप बीच में देख रहे हैं ना, वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। वहीं से हर 5वां शिप जो तेल दे रहा है पूरे विश्व में, यहीं से गुजर रहा है। सभी खाड़ी देशों का व्यापार इसी मार्ग से होता है, जिसमें कच्चा तेल, तरल प्राकृतिक गैस, एलएनजी कहते हैं। ईरान के अलावा इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब अमीरात सब जलमार्ग से यहीं से व्यापार करते हैं। पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, भू राजनीति के लिए बहुत ही एक अहम केंद्र है। दुनिया का सबसे अहम ये तेल चोक पॉइंट है, चेक पॉइंट नहीं, चोक पॉइंट। इसको चोक कर लिया, पूरी दुनिया में तेल ही नहीं आएगा, चोक पॉइंट है। इस मार्ग से गुजरने वाले तेल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट से वैश्विक तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती है। अब तेल आएगा ही नहीं, अब सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड हमेशा बढ़ रही है, तो फिर तो बढ़ेगा उसका रेट। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया का करीब 20 से 30% तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन तकरीबन 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। अब इसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बना देता है। कोई तत्काल विकल्प, अब ऐसा हो ना कि होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, ठीक है, ऑल्टरनेट है, आप तो जंग लड़ रहे हैं। इसका तत्काल कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, यहीं से गुजरना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहती है कि होर्मुज स्ट्रेट में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो तेल बाजारों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए इसका काम करना बहुत जरूरी है और जो इंपोर्टेंट रूट्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। हम आपको ऑयल एक्सपोर्ट का एक आंकड़ा बताते हैं जो हर दिन इस रास्ते से होता है, इसी रास्ते से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरब होर्मुज स्ट्रेट से प्रतिदिन 52 लाख होता है। ये देखिए, इराक 32 लाख बैरल, यूएई 18 लाख बैरल रोज का है। 15 लाख बैरल ईरान, फिर कुवैत 14, कतर 6 लाख बैरल, मिडल ईस्ट, और साथ साथ गैस की सप्लाई भी इसी रूट से होती है। ये जो है तमाम रूट से पूरा का पूरा गल्फ चलता है। और इस रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल शिप की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी करती है। ये देखिए, और इस रूट की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की टुकड़ी करती है। होर्मुज स्ट्रेट से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को भी होता है। 2022 में होर्मुज से गुजरने वाले तेल का 82% हिस्सा एशियाई देशों में गया था। 82% यहां से जो गया एशियाई देशों में गया, इंक्लूडिंग इंडिया। 2024 में होर्मुज से होकर जाने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस का 84% हिस्सा एशियाई बाजारों गया, बढ़ गया। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये वो थे। चीन को रोज 54 लाख बैरल तेल पहुंचा।
भारत रोज हर दिन इस रूट से 21 लाख बैरल तेल आयात करता है। दक्षिण कोरिया 17, जापान 16, अन्य एशियाई देश 20 लाख बैरल, यूरोप 5 लाख बैरल, अमेरिका तक यहां से तेल जाता है। रूस का 4 लाख बैरल और दुनिया की और तमाम जगहों पर कच्चा तेल तमाम जगह जाता है। अब ये बाधित हो जाता है या बंद हो जाता तो जाहिर सी बात है इसकी जद में भारत भी आता। भारत रूस से हालांकि और कुछ अरब देशों से अपने सोर्सेज उसने बढ़ाए हैं। जिस वक्त यहां संकट आया था, तेल और ऊर्जा जरूरतों की वो पूर्ति वहां से भी करता है, लेकिन उसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से भी आता है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि हॉर्मुज जलमार्ग के बंद होने से भारतीय आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, लेकिन तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिसका असर जाहिर सी बात है बाकी तमाम चीजों पर पड़ेगा। अब तेल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि इजराइल ईरान संघर्ष के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की चिंताओं को हमने बहुत सीरियसली लिया है। भारत ने विपरीत परिस्थितियां अगर होती हैं तो हमने तैयारी कर रखी है। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद भी हो जाता है तो जाहिर सी बात है चीन को भी नुकसान होगा। ईरान का सबसे अहम साझेदार जो है वो चीन है। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें कही गई थी। वह ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके रुख को देखते हुए यूएई और सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने की कोशिश की है, लेकिन दावा यह है कि कितनी भी कोशिश कर लो ये कोशिश हुई नहीं है। ये हरदीप सिंह पुरी जिन्होंने वो कहा था कि बिल्कुल कि ये तमाम तरीके से हैं चीजें हमने नियंत्रण में रखी गई हैं, लेकिन इसका कोई पूर्ण विकल्प है नहीं। लेकिन अब कुल मिलाकर के कच्चे तेल की कीमत 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी जब यह सारा कुछ चल रहा था। ट्रंप ने अपना शेयर भी किया था पोस्ट कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर धमकी भी एक दी थी। क्या कुछ कहा था, सुनिए। सभी लोग तेल की कीमतें कम रखें। मैं देख रहा हूं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मत करो। उस वक्त दुश्मन कौन था? ईरान। इसके बाद अमेरिका विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की गलती भी ना करना। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के सबसे बड़े इंपोर्टर चीन को भी कहा था कि भैया आप समझा दें। देखिए। Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. अंदर खाते असेसमेंट चल रही थी कि कितना बड़ा यहां पर जो है डेंट हो सकता है। तभी हमने कहा ना ये तेल चोक पॉइंट है, चोक ऑयल पॉइंट। ट्रंप के ट्वीट, रूबियो की धमकी, सीजफायर के बाद आज तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई। बाजार को यह संदेश गया कि अब तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आएगी। आज शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड लगभग $2.5 से नीचे आ गया। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 4% से ज्यादा गिरा। 11 जून के बाद यह सबसे निचले स्तर पर आया। रिलीफ वाली बात थी। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड यानी WTI में भी लगभग $3 की हमने देखा गिरावट आई। $65.46 प्रति बैरल आ गया। 9 जून के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर। कहा यह जा रहा था कि अगर ऐसा होता है तो यह $100 के पार पहुंच जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक मध्य पूर्व में तेल का कुल उत्पादन प्रतिदिन 30 मिलियन बैरल से भी ज्यादा होता है। वैश्विक तेल उत्पादन का यह 31% है और उनका तेल का यह व्यापार मुख्य तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होता है, उसी पर निर्भर है। ऐसे में ईरान की धमकी से मध्य पूर्व के व्यापार पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा, लेकिन सीज फायर से पहले यह खतरा फिलहाल टल गया है। तो इस उम्मीद के साथ कि यह खतरा टल गया और यह खतरा दोबारा नहीं आएगा,